हाय लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। माय सेल्फ सीए गिरीश अग्रवाल स्वागत करता है फिर से आपके अपने चैनल एससी एजुकेटर्स पे, जहां पे हम तैयारी करा रहे सीएमए फाउंडेशन की। यस गाइस, फॉर द जून अटेम्प्ट ये आपका पहला सेशन है जहां पे हम तैयारी कर रहे हैं अकाउंट्स की। ऑलरेडी हमारा एक लॉन्च सेशन हो गया था जहां पे मैं और नवीन सर, साहिल सर, हम पूरी टीम ने आके आपको बताया था हम कैसे आपकी तैयारी कराने वाले फॉर द जून अटेम्प्ट फॉर सीएमए फाउंडेशन। अब बातें बहुत हो गई, बहुत सारी चीजें हमने बता दी, ये कर देंगे वो कर देंगे। इट्स टाइम टू प्रूव अवरसेल्फ। तो अब एक्शन की बारी है बॉस। तो ये हमारा पहला सेशन है अकाउंटेंसी का। तो मैंने सोचा कहां से शुरू करूं, ना एकदम बेसिक अकाउंट्स, बुक कीपिंग ये सब, या तो मैंने सोचा या तो एडवांस कर दूं सीधा बीआरएस, फाइनल अकाउंट, एनपीओ। मैं सोचा क्यों ना एक मिड ऑप्शन ढूंढूं। मिड ऑप्शन का मतलब है क्या, एक बेसिक चीजें बताऊं, एकदम बेसिक भी ना हो, एडवांस भी ना हो, बट एक ऐसा कोई बेसिक कंसेप्ट जो बच्चों को नहीं आता हो, जो बच्चों को सीखना हो, जिसको बच्चों को डिस्कस करना हो, और साथ ही साथ में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो मेरे दिमाग में एक ही टॉपिक आया, वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कहीं ना कहीं 50 में से एक या दो एमसीक्यू तो आएंगे आज के 1 घंटे के 40-50 मिनट के सेशन में। और इजी, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, स्टार्टिंग का भी है, तो कोई नया बच्चा भी स्टार्ट कर सकता है, सारी चीजें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट और लास्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों होती है। यार एकदम सिंपल सी बात करूं, रियल लाइफ में आपको 4-5 बच्चे दिए हुए या 10-15 स्टूडेंट्स दिए हुए, आपको देखना है कौन सा स्टूडेंट बहुत सही परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट बहुत सही पढ़ रहा है। तो वी नीड टू सेलेक्ट द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। हम एक कॉमन सी टेस्ट लेते हैं, भाई आपको सब्जेक्ट वाइज देखना है तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ले लो, आपको ओवरऑल लेना है तो 5 सब्जेक्ट की टेस्ट ले लो, और जिसके या तो सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट नंबर आए वो सब्जेक्ट टॉपर हो गया, जिसके ओवरऑल ज्यादा मार्क्स है वो ओवरऑल टॉपर हो गया। और इस तरीके से हमने डिसाइड कर लिया कि कौन बढ़िया है, कौन बेस्ट है, किसका रैंक 1 है, किसका रैंक 2, किसका रैंक 3 है। तो ये होता है। यहां पे एक चीज कॉमन थी सर, यहां पे हर किसी को एक ही पेपर दिया गया। हम ऐसा थोड़ी ना करते 5 अलग पेपर बनाते हैं, फिर हम जज करते कि कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 ना। वो तो बोलेगा ना कि यार मेरा तो पेपर इजी आया था, मेरा तो पेपर टफ आया था, मेरा तो मीडियम लेवल का था। ऐसे नहीं चलेगा, पेपर सेम होना चाहिए। सेम पेपर आता है ना सीएमए फाउंडेशन का, तभी रैंकिंग आती है। सेम 50 एमसीक्यू आने वाले सबके। तो यही हर एक बिजनेस को अगर कंपेयर करना है, या इनफैक्ट आपको अपने बिजनेस को हर साल टू साल कंपेयर करना है, क्या मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या मेरे बिजनेस के एसेट्स बढ़ रहे हैं, क्या बिजनेस की लायबिलिटी गिर रही है, क्या बिजनेस के इन्वेंट्री में क्या हो रहा है, तो हर साल सेम फंडे फॉलो करने पड़ेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर आप अपनी सेल्स कब दिखाते हो कि भाई जब मैंने गुड्स बना लिया तो सेल्स, या मैंने गुड्स बेच दिया तो सेल। या तो एक रखो ना, या तो कस्टमर को गुड्स मिल जाए, या कस्टमर अप्रूव कर दे, या ऑर्डर लिखवा दे, कुछ भी जो एक बेस है, दैट हैज टू बी कॉमन। तो इस बेसिस को बनाया है प्रिंसिपल्स। ये बेसिस है आपके कन्वेंशन जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, जो हमें यूज करने। तो आज की क्लास में हम कहीं ना कहीं यही प्रिंसिपल, यही कन्वेंशंस को एकदम डीप में पढ़ने वाले, समझने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर यू रेडी? सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज वेरी सिंपल, उसे हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मैं नवीन सर से डिस्कस कर रहा था सुबह, तो हमने कुछ डिस्कशन किया। फॉर एग्जाम्पल, वी फॉर्म दिस चैनल जिसका नाम है एससी एजुकेटर। हमने क्या किया, एक चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है एससी एजुकेटर। सपोज हमने एक फॉर्म बनाया एससी एजुकेटर, जहां पे हम 3 लोग हैं, मैं, नवीन सर एंड साहिल सर। अब मैं इस एससी एजुकेटर में सपोज 50,000 रुपए लेकर आए, तो क्या बोलूंगा, मेरे 50,000, मेरे 50,000, मेरे तो 50,000 लगे। लेकिन जब हम अकाउंट्स करते हैं ना, हम अकाउंट से मैं के लिए नहीं देते, हम अकाउंट देखते ये बिजनेस के लिए। हमें ये देखना है कि भाई साहब एससी एजुकेटर को क्या मिला, पैसा आया, कम्स इन। कब आ रहा है, एससी एजुकेटर के पास कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है। हमें इससे मतलब नहीं है गिरीश सर का पैसा जा रहा है ना, मतलब है एससी एजुकेटर से। अब इसी वजह से, यही कंसेप्ट के वजह से ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं। यही वो कंसेप्ट है जिसके वजह से एक शब्द निकल कर आया जिसका नाम है उर्फ कैपिटल, और एक और शब्द निकल कर आया उर्फ ड्राइंग्स।
जब भी ओनर बिजनेस को कुछ भी देता है, हमने बताया है ओनर और बिजनेस अलग अलग। ओनर के लिए कैश आया, कम्स इन। ओनर की लाइबिलिटी बढ़ी, कैपिटल। इसलिए एंट्री आप आगे पढ़ोगे तो कैश टू कैपिटल होती है। यही वो कंसेप्ट है जिसके वजह से कैपिटल आता है। यही वो कंसेप्ट है जिसके वजह से ओनर और बिजनेस अलग कहलाता है। दिस कंसेप्ट अज्यूम दैट फॉर अकाउंटिंग पर्पस द बिजनेस एंटरप्राइज and its owners are two separate and personal transaction are separate। अब पर्सनल ट्रांजैक्शन का मांझे, अगर बिजनेस से ओनर खुद के लिए राशन लेके जा रहा है, बिजनेस से खुद के लिए गुड्स लेके जा रहा है, या बिजनेस के लिए पैसे विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज, सैटरडे संडे आ रहा है, घूमी घूमी जाना है, उसके लिए आप पैसे निकाल रहे हो या गुड्स निकाल रहे हो, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ड्रॉइंग्स। तो ये कंसेप्ट बोलता है ओनर और बिजनेस अलग। अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न। भैया आज पापा ने कहा था, देखो नवीन सर, मैं आज नवीन सर की बहुत एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूंगा, वैसे आपको पहले बता दिए थे मैंने सेशन में। नवीन सर इज माई अकाउंट्स मेंटोर, इनसे मैंने अकाउंट सीखा, तो आज का सेशन उनके नाम, काफी एग्जाम्पल उनके नाम पे बनाऊंगा। मुझे नवीन सर ने एक चीज सिखाई थी कि लाइफ में आप कभी भी किसी भी कुछ काम करो तो एटलीस्ट उस काम को 3 साल जरूर दो। 1 साल 2 साल में कुछ नहीं, एटलीस्ट 3 साल दो। 3 साल बाद पता चलेगा आइदर यू आर गोइंग टू फेल सक्सेस, बट 3 साल शुड बी गिवन। 3 साल तक गिव अप ना करना। हो सकता है कि आज हमने ये चैनल शुरू किया तो एक विजन तो है कि 3 साल तक कड़ी मेहनत करें। हो सकता है आपका सपोर्ट मिलेगा। यू गाइस लव अस यार, हम तो नहीं स्वार्थ आपसे सिर्फ प्यार मांग रहे, सिर्फ सपोर्ट मांग रहे, तो मिलेगा ही। तो वैसे यार अब हम बिजनेस बना रहे तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि लंबे समय तक चलेंगे। आज हमने ये स्टूडियो बनाया, जिस कई लोगों ने देखा जिस स्टूडियो पे शूट हो रहा है, ये जो हमने स्टूडियो क्रिएट किया, हम ये सोच के चल रहे हैं यार ये स्टूडियो का बेनिफिट आज नहीं, हम लंबे समय तक चलाने वाले। हम आज के लिए नहीं, ये रिश्ता 1 साल के लिए नहीं, लंबे समय का है। गोइंग कंसर्न मतलब शादी। जब एक बिजनेस ओनर बिजनेस के साथ कर रहा है, बिजनेस ओपन कर रहा है, तो ओनर बिजनेस के साथ शादी कर रहा है, वो 1 साल की नहीं भाई, जन्मों जन्मों का साथ है। इसलिए कहीं ना कहीं उसको हम गोइंग कंसर्न बोलते हैं। यही गोइंग कंसर्न के वजह से एक एग्जाम्पल देता हूं जो आपके एग्जाम एमसीक्यू में आता है। यही गोइंग कंसर्न के वजह से जो हमारे एसेट्स होते हैं ना, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं चैम्प्स। एक होता है करंट एसेट, एक होता है कहीं ना कहीं हमारा करंट एसेट, अरे आजा बेटा पेन, एक होता है करंट एसेट और एक होता है कहीं ना कहीं नॉन करंट एसेट, यानी कि अरे क्या हो गया, एक होता है हमारा फिक्स एसेट। 2 तरीके के एसेट्स होते हैं, एक होता है हमारा करंट एसेट्स और एक होता है कहीं ना कहीं हमारा फिक्स एसेट। जो एसेट हमारे 1 साल तक यूज हो जाए या 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट। और जो एसेट हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए यूज आते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट। तो अकॉर्डिंग दैट बिजनेस इज गोइंग टू ऑफर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, रिज्यूम दैट नाइदर इंटेंशन नॉर नेसेसिटी कि हम आज के यार बिजनेस को बंद कर रहे हैं, हम ये सोच के बिजनेस को लंबे समय तक चलाते हैं। अब यार एक चीज तो समझ आ गई, सर आपने एक चीज तो बोली कि सर बिजनेस तो लंबे समय तक चल रहा है। अब इसी में एक बात समझो सर, क्या मैं अपने बिजनेस के 3 साल के खर्चे और 1 साल की कमाई गिनूं? सपोज अभी साल आपने 3 साल का स्टूडियो बनाया, अब ये स्टूडियो आपको 5 साल चलेगा, टीवी 5 साल उड़ जाएगा। तो मैं आज ऐसा करूं कि सर मैं आज ये 5 साल का स्टूडियो का खर्चा गिन लूं 10 लाख रुपए, पूरा का पूरा खर्चा गिन लूं। और सर पहले साल तो अपन सीएमए फाउंडेशन अभी फ्री में पढ़ा रहे हैं, आपने अनाउंस किया है, तो वहां तो अपनी 0 रुपए की कमाई है। तो ऐसा लिख लो रेवेन्यू 0 और स्टूडियो कॉस्ट 5 लाख। नहीं, पता है क्यों? भाई साहब तुम्हें ये स्टूडियो का बेनिफिट 5 साल तक मिलने वाला है। मतलब हम इस स्टूडियो को कहीं ना कहीं 5 साल तक यूज करेंगे, तो हर साल इक्वली क्या करना पड़ेगा मामू? डेप्रिशिएट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। जिस एसेट को हम 5 साल यूज करने वाले हैं, तो हर साल कहीं ना कहीं अब 20% क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएट। आज हमने तो अकाउंट्स को तो बोल दिया कि शादी तो बोल दी गोइंग कंसर्न है, पर हर साल बीवी से हिसाब किताब होता है ना। इस साल इतनी कमाई हुई, बीवी पूछती है ना इस साल कितना कमाया, कहां खर्चा किया, तो एक चाहिए तो सरी।
अब ये पीरियोडिक कंसेप्ट क्या बोलता है, अब इसमें एक और चीज बताता हूं। हमारे इंडिया में आप चाहो तो जहां से पीरियड बनाना बना लो, आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर, आपका मन चले दिवाली तो दिवाली, आपका मन चले आपके बर्थडे से लेकर बर्थडे, आपका मन चले जो स्टाइल करना है करो। बट बताए इंडिया में प्रचलित 1 अप्रैल का, उसका भी मैं लॉजिक देता हूं। क्योंकि इंडिया में इनकम टैक्स ये चीज बोल के गया कि भाई तुमको जो साल से बनाना है बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर जब मैं तुम्हारा इनकम गिनूंगा ना, मैं तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही लूंगा। तुमको जैसे करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही कंसिडर करूंगा। बोला अच्छा ऐसा, तो लोग सोचे अपने हिसाब से बनाओ, फिर इनकम टैक्स के हिसाब से बनाओ। इससे अच्छा इंडिया में जितने लोग फॉलो करते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च। हर कोई देश में वो ही अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता है जो कहीं ना कहीं उसका लॉ कहता है। इसलिए यूएसए में फॉलो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। हमें यह करना जरूरी है ताकि हम जान सके ईयर ऑन ईयर हम आगे बढ़ रहे हैं या ईयर ऑन हम गिर रहे हैं। कई लोग तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी रिजल्ट्स बनाते हैं। जैसे कंपनीज में कंपलसरी होता है हर 3 महीने में, जिसको हम क्वार्टरली रिजल्ट बोलते हैं, हर 3 महीने में जानना कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, खर्चे क्या हो रहे हैं, लोन क्या हो रहे हैं। तो ये सारी चीज आती है पीरियोडिसिटी। अज्यूम दैट द इन्फिनिटी लाइफ है, स्मॉलर इक्वल ड्यूरेशन, याद रखिएगा इक्वल ड्यूरेशन आर सर्टेन फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन। जो हम निकालते हैं ना नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये क्यों निकालते हैं? ताकि हम कंपेयर कर सके कि हर साल बाय साल हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते। चलो 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में हमने 3 कर लिया, हमें और करना है। नेक्स्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब भाई अकाउंट्स में ना एक चीज बड़ी खासियत है। अकाउंट्स में मैं एक सीए करके आया, मैं सीए, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बट मैंने 10 लाख की ऑफिस खरीदी, रिकॉर्डिंग होगी। मैं इंडिया का नंबर 1 वो बन गया सीए, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मैंने सबसे ज्यादा सेल कर ली तो रिकॉर्डिंग होगी। अकाउंट्स की ये पॉजिटिव भी, ये अच्छाई भी है। मतलब देखो एक चीज समझना, कोई भी बिजनेस 2 एंगल से चलता है। एक होता है क्वांटिटेटिव चीजें, मशीन, जगह, पैसा, गुड्स। एक होता है इंसान की क्वालिटी। यार आज एक चीज समझ लो, एज अ टीचर वी नीड सम सेटअप, स्टूडियो, वीडियो, ये सब चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे। हम भी जब अपने अकाउंट्स बनाएंगे हम रिकॉर्ड करेंगे स्टूडियो अकाउंट टू कैश, कैमरा अकाउंट टू कैश। मेरे बैंक अकाउंट चेक से लगा है, अब जीएसटी वीएसटी सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हमारा रेंट लग रहा है तो रेंट टू कैश। क्या हम हमारी मेहनत को रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, ये अकाउंट्स में दिक्कत है, बट मेहनत हम कर रहे हैं ना भाई, हम एफर्ट्स डालेंगे तो ही तो चैनल चलेगा। बट अकाउंट्स इसको रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंट सिर्फ और सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शन, आप समझते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो जितने भी सारे इवेंट्स हैं, वो सारे इवेंट्स ट्रांजैक्शन कब बनते हैं? जिनको हम मॉनिटरी और पैसों के टर्म पे मेजर कर सकते हैं, तो वो बन जाते हैं मनी मेजरमेंट, विच ऑलवेज रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। द एडवांटेज अ डिफरेंट टाइप कुड बी रिकॉर्ड एज होमोजीनियस एंट्री एज कॉमन डिनोमिनेटर। और ये सब क्यों रिकॉर्ड हो सकते हैं? क्योंकि सब के सब एक ही मेजर होते हैं। और अकाउंट्स एक और चीज मनी मेजरमेंट सिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यूएस डॉलर में, कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पाउंड में, कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे सपोज न्यूजीलैंड डॉलर में। तो हमें मेक श्योर करना है कि जितने भी सारे हमारे ट्रांजैक्शन है वो कॉमन डिनोमिनेटर एज अ रुपी हो। क्या कहे, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें कॉमन, भाई इंडिया के रुपीज में करो ना, तो या तो सबको फटाफट यूएस को इंडिया में कन्वर्ट कर लो, फिर यूरो को इंडिया को कन्वर्ट कर लो, न्यूजीलैंड डॉलर्स को कन्वर्ट कर लो, फिर एक कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका बस चले सर मैं 10 ट्रांजैक्शन है, एक को सर नेपाली में कर लेता हूं, एक को सर वो है ना यूरो में कर लेता हूं, सर एक को स्विस फ्रांस में कर लेता हूं, सर एक को न्यूजीलैंड डॉलर में, एक को यूएस डॉलर में, 2-4 डॉलरों में अलग अलग करता हूं। नहीं भाई, एक कॉमन डिनोमिनेटर। इसे जब आप अकाउंट्स करते हो सारे ट्रांजैक्शन एक ही रुपीस में होते हैं। डन कंसिस्टेंसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ड्यूअल एक्सपेक्ट, दोधारी। जो भी अकाउंटिंग का कंसेप्ट होगा वो हमेशा 2 साइडेड इफेक्ट करेगा। दिल टूटते हैं एक तरफा, लेकिन अकाउंटिंग है 2 तरफा हमेशा। इसी अकाउंटिंग कंसेप्ट की वजह से हमारा एक बहुत ही भारी सा कंसेप्ट निकल कर आता है, जिसे हम कहीं ना कहीं कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। जो कहता है क्या? जो हमें सिंपल सी चीज कहता है कि माई एसेट इज इक्वल टू
कैपिटल, अरे आजा बेटा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जो भी हमारा एसेट है वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द कैपिटल एंड द लाइबिलिटी। ये हमारा कौन सा कंसेप्ट कहता है? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन टू अकाउंट्स, इसलिए हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल हम बिजनेस में पैसा लेकर आए तो बिजनेस को पैसा मिला, बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ी, कैश कैपिटल। बिजनेस ने गुड्स खरीदा तो परचेज एंड पैसा गया कैश। बिजनेस ने सेल्स किया, कैश एंड सेल्स। हमेशा अकाउंट्स में, इसलिए मैं बताऊं ना क्यों आपकी बैलेंस शीट टैली होती है, तो उसका भी लॉजिक ये ड्यूल एस्पेक्ट है। आज तक आपने 11th 12th कॉलेज में जो भी कॉमर्स वाले बच्चे देख रहे हैं, अगर आपकी बैलेंस शीट टैली होती है तो उसके पीछे का रीजन एक ही है कि हमारा ड्यूल, जितना आप डेबिट करते हो उतना ही आप क्रेडिट भी करते हो। तो दैट इज ड्यूल एस्पेक्ट। डन। अब नेक्स्ट हो गया ड्यूल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द एक्रूअल कंसेप्ट। अब द एक्रूअल कंसेप्ट किस बेसिस पे है? फॉर एग्जाम्पल, अब ये मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन को सपोज कोई भी एक बच्चा देख रहा है, मुझे लग रहा होगा गौरव करके एक मेरा बच्चा है, वो देख रहा होगा। मैंने गौरव को फोन बेचा, गौरव कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इस फोन को मैं कब रिकॉर्ड करूं एज अ सेल? जब मैंने बनाया कि मेरे को गौरव को फोन बेचना है। दूसरा, जब मैं गौरव को फोन दे दूं। तीसरा, गौरव एक्सेप्ट कर ले, हाँ सर मैंने फोन ले लिया। या चौथा, जब गौरव मुझे पैसा देने के लिए तैयार हो जाए। भाई साहब, इसका करेक्ट आंसर होगा जब गौरव एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है गिरीश सर मेरे को फोन पसंद आया, मैं आपको पैसे दूंगा, मतलब मैंने अपना काम कर दिया। मुझे गौरव का फोन देना था तो मैंने फोन दे दिया। अब गौरव जब मुझे पैसा दे तो गौरव मेरे लिए क्या हो गया? एक तरीके से वो इंसान है जिससे मुझे पैसा लेना है। गौरव भैया पैसा देना है, गौरव भैया कहीं ना कहीं हमारे डेटर हो गए। तो अक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? किसी भी ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर दो, तब रिकॉर्ड करो जब वो कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे यहां कोई वर्कर काम कर रहा है। अब सपोज 31 मार्च गया, मैंने उसको मतलब स्टाफ को सैलरी नहीं दी। क्या ऐसा है मैंने सैलरी नहीं दी तो लास्ट ईयर का मेरा खर्चा नहीं गिनूंगा भाई? वो बंदा मेरा मार्च में काम कर चुका है, मैंने उसको पगार नहीं दी है पर पगार देने तो वाला हूं, है ना? मेरा वो आउटस्टैंडिंग खर्चा देना तो पड़ेगा। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? भले ही कैश हो या क्रेडिट, जिस साल वो ट्रांजैक्शन है उसी साल उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? अब मेयर ऑब्लिगेशन सीधी सी बात है कि भाई साहब अगर मैंने उसको उसकी सैलरी दे दी तो पैसा गया, लेकिन अगर मैंने उसको सैलरी नहीं दी ना तो भाई साहब हमारी लाइबिलिटी स्टैंड होगी। मेरी ऑब्लिगेशन है कि मुझे मेरे एम्प्लॉय को 10,000 रुपए चुकाने हैं। तो ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं एक्रूअल। समझ आया? 5 कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़े, पांचों को मैं एकदम फटाक से 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहला कंसेप्ट कहता है बिजनेस एंटिटी जहां पे ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा कहीं ना कहीं हमारा गोइंग कंसर्न, जो कहता है कि बिजनेस सदाबहार हमेशा चलता रहता है। इसी के वजह से 2 चीजें बनती है, एक हमारा करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। फिर यही बेसिस पे हमारी पीरियोडिसिटी आती है जब हम हमारे परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इक्वल अकाउंटिंग ईयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर हमारा कहीं ना कहीं होता है मनी, जो बोलता है हम सिर्फ और सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं मेजर कर सके इन द टर्म्स ऑफ मनी। फिर नेक्स्ट है हमारा ड्यूल, ये सिंपल सा बोलता है जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होंगे वो कहीं ना कहीं 2 जगह इंपैक्ट करेंगे। एक हो जाएगा आपका एसेट, या 2 साइड हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन बनती है जिसे हम कहते हैं एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब नेक्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट, पैसा मिला हो या ना मिला हो, इस साल रिलेटेड है तो इसी साल रिकॉर्ड होगा। कैश गया है तो कैश दे दो, अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर दो। नेक्स्ट, अब गाइस 3 नेक्स्ट कंसेप्ट है, बहुत अच्छे हैं। उसमें से पहला है मैच। एक्रूअल का ही भाई है, मतलब ये जो कंसेप्ट है ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। अब भाई मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, ध्यान से समझना। मैचिंग कंसेप्ट सिंपल से बोलता है इस साल जो भी पैसा कमाया, भाई तुमने सेल्स रिकॉर्ड कर ली, अब मैंने उसकी आईफोन की सेल रिकॉर्ड कर ली 50,000 की। अब उस 50,000 की सेल्स को करने के लिए हमारे जितने भी खर्चे हो रहे हैं,
हमारे जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं उसको अभी के अभी रिकॉर्ड करो। ये एमसीक्यू बार बार आया, विच कंसेप्ट सेज दैट द रेवेन्यू शुड बी मैचिंग विद दिस ईयर एक्सपेंस, तो दैट इज योर मैचिंग कंसेप्ट। जो भी रेवेन्यू इस साल हुआ है, जिस साल का रेवेन्यू है उसको उसी साल रिकॉर्ड करो, और उसके रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सबको उसी को रिकॉर्ड करो। ठीक है, जिस भी साल के रिलेटेड जो रेवेन्यू जो खर्चा है, हमें कहीं ना कहीं उसको उसी साल रिकॉर्ड करना है, जिसे हम बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। समझ आया मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट, स्टेट्स आर रेवेन्यू फ्रॉम एनी शुड बी इंक्लूडेड ओनली। अब गाइस ये हम पहले से पढ़ चुके हैं रियलाइज कंसेप्ट। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं गौरव की सेल कब मानूंगा, जब मैंने गौरव को फोन दे दिया या गौरव ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन कई कई जगह कुछ अलग होता है, ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब वहां पे क्या होता है कि भाई अब तुम्हारी बिल्डिंग बनने में 10 साल लगने वाला है, तो क्या 10 साल तक सेल्स रिकॉर्ड नहीं करोगे? 10 साल हो सकता है, आप कर लो, बट आप क्या करते हो, कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है कि जितना परसेंट हर साल कंप्लीट हो रहा है, सपोज 10%, 12%, 15%, जितना भी परसेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, हम उतना सेल्स उस साल रिकॉर्ड करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। इस तरह की कॉस्टिंग को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कि जितना हद तक का हमारा रेवेन्यू होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, उतने हद तक का हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। ये कॉस्ट कंसेप्ट हम जब हम वो पढ़ेंगे ना डेप्रिसिएशन, तो वहां पे आपको नवीन सा डेप्रिसिएशन पढ़ाएंगे। ही इज वेरी प्रो, मतलब प्रो 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 एक्सट्रीम प्रो मैक्स है वो। तो जब आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे कि एसेट को डेप्रिशिएट करते हो उसकी कॉस्ट से, कहानी वानी सब बनाएंगे। तो जो कॉस्ट वाली कहानी है ना, तो कॉस्ट में एक बार जैसे एसेट रिकॉर्ड हुई, मैं आपको एक फनी बात बताता हूं। माय बैलेंस शीट में योर फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। अब मेरे मॉम के पास है ना कुछ 10 ग्राम या 20 ग्राम कुछ ज्वेलरी है, वो हमने ना उनकी शादी के टाइम पे कुछ 200-400 रुपए का खरीदा था, या 1000-2000 का। वो आज भी बैलेंस शीट में उतने का ही दिख रहा है। कॉस्ट, हम रिकॉर्ड कॉस्ट पे कर रहे हैं। बट इसकी फनी पार्ट है कि भाई वो कॉस्ट पे रहेगा, बट डिसएडवांटेज क्या है कि रियल वैल्यू दिखाता है क्या? आज सपोज आपकी जमीन है, आप एक जमीन 10 लाख में खरीदोगे ना, हर साल आपकी बैलेंस शीट में 10 लाख ही दिखनी है, कॉस्ट यही कहता है। बट अब उसकी जमीन 10 करोगे ना। सेम एग्जांपल देता हूं, एलआईसी की बैलेंस शीट बहुत तगड़ी क्यों, बताए क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी उसकी बैलेंस शीट में एसेट्स दिख रहे हैं ना, उसकी वैल्यू आज से 40 साल 50 साल पुरानी है। पर आज 50 साल में सब एसेट्स की वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ 5x 10x हो चुकी है। इसलिए जो एलआईसी का एक्चुअल वैल्यू बहुत ज्यादा है बुक वैल्यू से कम। तो कॉस्ट का मतलब होता है जो भी हमारे फिक्स एसेट या जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स है ना, दे आर जनरल रिकॉर्ड एट द कॉस्ट एट विच दे वर ब्रॉट। जिन पैसों पे हमने इसे खरीदा था, और उसमें सारे खर्चे गिन जाते हैं, उसके खर्चे, उसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसको दुकान तक लाने का खर्चा, पुट टू रेडी टू यूज। ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट, ऑल एसेट इन द बुक्स एट द परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये जो कैमरा है, हमने कैमरा सपोज दिल्ली से मंगाया, 10 लाख रुपए का पड़ा, 10 लाख का नहीं, 1 लाख रुपए का पड़ा। अब दिल्ली से सूरत मंगाया, उसके 3000 रुपए लगे। अब हमको ये इंस्टॉल करना नहीं आता कैमरा, तो हमने एक XYZ बंदे को बनाया, उसने 2000 रुपए लिए। तो हमारा कॉस्ट कितना हुआ? 1 लाख रुपए कैमरे का कॉस्ट। दिल्ली से सूरत लाए, 3000 उसका खर्चा, 1,03,000। और यहां पे एक गाय आया जिसने कैमरा ऊपर सेटअप करके किया 2000, तो हमारा कॉस्ट हो जाएगा 1,05,000। जब रेडी टू यूज, हमारा एसेट जब तक रेडी टू यूज नहीं हो जाता, जब तक हमारा एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता, उस तक के सारे खर्चे कहां पे जाएंगे? कॉस्ट। और इसी के बेसिस पे हम कल एक सेशन करेंगे जहां पे हम पढ़ने वाले कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशन, यहां खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मारवाड़ी बुद्धि, 2-4 है मारवाड़ी बुद्धि। अब ये मारवाड़ी बुद्धि क्या कहती है पता है? भाई पापा एक चीज बोलते हैं, खुशी नहीं बनानी चाहिए पर दुख चिल्ला चिल्ला के बताना चाहिए, नुकसान हो गया। आपका प्रॉफिट है तो कुछ मत करो, पर नुकसान है तो बताओ नुकसान है, मारो, मेरा नुकसान हो रहा है। तो कंजर्वेटिज्म कहता है भाई फायदा हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, होगा तो देख लेंगे, तब खुशी मनाएंगे। पर आपको लग रहा है आगे जाके नुकसान हो सकता है, तो उसका बैकअप बना के चलो।
इसी कंसेप्ट के वजह से एक बहुत ही भारी चीज निकल कर आई है जो अकाउंट्स का वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक है, जिससे हम बोलते हैं प्रोविजन। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरे 10 लाख के डेटर है, 20 लाख के डेटर है, 30 लाख के डेटर है, उसमें से 1% डेटर्स पैसा नहीं देंगे। सपोज 10,000, 20,000, 30,000, ये पैसा मेरा डूब सकता है। तो इसके लिए जो हम नुकसान रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? दैट इज कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इज टू सो मिनिमम प्रॉफिट की हमारा कोई भी खर्चा जो हो सकता है कि आगे जाके हो सकता है, आगे जाके सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैमरा कुछ काम का नहीं, सर आगे जाके लग रहा है कि कोई स्टूडेंट आके इस कैमरा को गिरा देगा, कैमरा टूट जाएगा, अभी बना ले प्रोविजन। आगे जाके लग रहा है सर यहां पे मुझे जो मेरा 10 लाख का खर्चा और 5 लाख का किराया बन सकता है, तो अभी बना ले प्रोविजन। हमें मेक श्योर करना है ऐसा कोई टेंशन ना बचे, मिनिमम टू मिनिमम आपका प्रॉफिट करना है। जो भी टेंशन आपके मन में है ना बिजनेस को लेके, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नुकसान के साइड वाला सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। किसके वजह से? थ्रू कंजर्वेटिज्म। अब नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सिंपल सी बोलती है भाई अब तो मजाक वाली बात है, तुम एसेट को डिप्रिशिएट करो 2 साल 10% से, अब सोचते चलो WDV लगा लेते हैं, फिर SLM लगा लेंगे, फिर W। नहीं भाई, नहीं मजा आएगा। अब हर साल बाय साल तुम्हें अपने परफॉर्मेंस को देखना है। यू नीड टू सी ना कि हर साल एसेट डेप्रिसिएशन एक जैसी होनी चाहिए। तो जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो भी आप फंडे फॉलो कर रहे हो, वी नीड टू बी कंसिस्टेंट इन दैट। हमें उन्हें कहीं ना कहीं हर साल एक जैसा फॉलो करना है। एक्रूअल बेसिस तो हर साल एक्रूअल बेसिस। कंसिस्टेंट दैट द सेम अकाउंटिंग शुड बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एवरी ईयर। हर साल अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, वी आर प्रिफरिंग सेम टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन, आइदर SLM और WDV। या तो हम SLM प्रेफर कर रहे हैं या WDV कर रहे हैं, बट हर साल हम सेम मेथड प्रेफर कर रहे हैं। किसके वजह से? थ्रू द मेथड ऑफ कंसिस्टेंसी। क्लियर? कंसिस्टेंसी तक समझ आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशन, मटीरियलिटी। अब ये क्या बोलता है? दैट टू मेक फाइनेंस मीनिंगफुल मटीरियल फैक्ट। अब बता, ऐसा होता है ट्रांजैक्शन हुआ 10 रुपए 98 पैसा, तो भाई कर लो राउंड ऑफ। यू कैन राउंड ऑफ, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दिखानी। अब आप सपोज आपका खर्चा हुआ, सपोज अब हम लोग जिस ऑफिस में काम करते हैं, अब हमारा डेली का चाय का खर्चा होता है, पेन का खर्चा होता है, 20 रुपए का पानी होता है। एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे क्या? 20 रुपए का पानी आया, 10 रुपए की चाय आई, फिर वापस से 10 रुपए की चाय है, फिर 3 रुपए 10 बार चाय है, फिर सन्ड्री एक्सपेंस। एक ही बार लिख दिया सन्ड्री एक्सपेंस 500 रुपए डन। एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से सपोज 1 रुपए, पापा ने बोल दिया 1 रुपए का हिसाब दो, आपने देना शुरू किया। पापा मैं यहां घर से नीचे उतरा, मैंने ऑटो किया, ऑटो से एक स्पॉट पे गया वहां 10 रुपए, फिर दूसरे स्पॉट पे गया 5 रुपए, फिर तीसरे स्पॉट पे 15 रुपए, फिर पापा मैंने 10 रुपए की चॉकलेट खाई, फिर पापा मैंने 20 रुपए के पोहे खाए, फिर पापा 10 रुपए का मैंने पेन खरीदा। सीधा बोलोगे ना पापा दिन के 100 रुपए लग गए। सीधी बात, दिन के 100 रुपए लग गए। दैट इज मटीरियलिटी। उसी से एक लिंक कंसेप्ट है दैट इज फुल डिस्क्लोजर। इसका मतलब ये नहीं कोई ट्रांजैक्शन तुम गायब कर दो, हमें ट्रांजैक्शन तो सारे के सारे दिखाने हैं, हमें ट्रांजैक्शन तो सारे के सारे रिकॉर्ड करने। देयर शुड फुल फेयर एंड एडुकेट डिस्क्लोजर। ऐसा नहीं पापा 500 400 लगे, पापा को 500 बता दिए, या 500 लगे पापा को 300 बताए, 200 अपने जेब से ना। ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड करने। आप चाहो तो सम अप कर सकते हो, आप चाहो तो राउंड अप कर सकते हो, पर ऐसा ही नहीं कोई ट्रांजैक्शन को गायब कर दो। ये फुल डिस्क्लोजर के वजह से ही हमारा अकाउंट टैली भी होता है। हमें कहीं ना कहीं हर ट्रांजैक्शन सही बताना है। बताना अकाउंट्स की खासियत है फेयर एंड एडुकेट पोजीशन। जब आप सारे ट्रांजैक्शन दिखाओगे, सारी सेल्स दिखाओगे, सारे परचेज दिखाओगे, सारे खर्चे दिखाओगे, तभी हम जान पाएंगे कि नहीं हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं। तो फुल डिस्क्लोजर इज वेरी नेसेसरी। डन। तो इसी के साथ हमारे प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन खत्म होते हैं आधे घंटे में। आपको कुछ भी कमेंट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी डाल दिया, उधर ऐड हो सके वहां भी पूछ सकते हो मुझसे। बस अब पढ़ते रहो, वी आर फ्री। जैसे पढ़ना है पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, यहां ही पढ़ेंगे, फ्री में पढ़ेंगे। सबको आना है, स्प्रेड करना है। जैसा लगा कमेंट जरूर करना है कैसा लगा, और फिर से और पढ़ेंगे। कल कैपिटल रेवेन्यू के साथ मिलते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो, SC एजुकेटर्स। मिलते हैं। बाय गाइस। आओ।